चलिए अब चर्चा करते हैं एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन इत्यादि एटसेट्रा। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है एमैल्गमेशन। सुनने में नाम अलग अलग हैं, मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, आइए इनको समझाता हूं। एब्जॉर्प्शन हम उस केस को कहते हैं जब एक पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी पुरानी कंपनी को खा के अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जैसे पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आईपीएससीएल को खा लिया, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को खा लिया। तो जब पुरानी कंपनी पुरानी को खा ले तो एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर एक नई कंपनी बनाई जाए जो किसी पुरानी कंपनी को खा ले और पुरानी कंपनी खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब नई पुरानी को खा ले, जब नई पुरानी को खा ले। तीसरी कैटेगरी होती है एमैल्गमेशन। एमैल्गमेशन में क्या होता है, जब एक नई कंपनी दो या दो से ज्यादा पुरानी कंपनीज को खा ले तो उसको एमैल्गमेशन कहते हैं। तो अगर नई कंपनी किसी एक कंपनी को खाए तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, नई एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा को खाए तो एमैल्गमेशन, पुरानी पुरानी को खा ले एब्जॉर्प्शन। चाहे कुछ भी कहो, ये सब बेकार की क्लासिफिकेशन। मेन क्लासिफिकेशन इसका ये है, खाने वाली कंपनी कहलाती है बाइंग, और जिसको खा जाते हैं जो खत्म हो जाती है वो कहलाती है सेलिंग। तो बाइंग कंपनी तो क्या करती है, सेलिंग कंपनी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज अपनी बुक्स में ले लेती है, उसकी एंट्री पास करती है। उन एंट्रीज को आप कह सकते हो एक्विजिशन एंट्रीज। क्या कह सकते हो, एक्विजिशन एंट्री पास करके उनको अपनी बुक्स में लेकर अपनी नई बैलेंस शीट बनाती है। और सेलिंग कंपनी क्या करती है, अपने सारे एसेट्स लायबिलिटी बेच देती है, जो पैसे मिलते हैं शेयर होल्डर्स में बांट देती है और अपनी बुक्स को परमानेंटली खत्म कर देती है। तो कुल मिला के दो कंपनीज हो जाती है, बाइंग कंपनी और सेलिंग। अब एमैल्गमेशन में तीन स्टेप्स की गेम होती है। स्टेप वन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यानी सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को जो खा रही है किस अमाउंट पे खा रही है। जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो उसको पैसे नहीं देते, तो इसी तरह जब बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करेगी तो उसको वो पेमेंट करेगी। उस पेमेंट के टोटल अमाउंट को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, दैट इज अमाउंट पेड टू टेक ओवर द सेलिंग कंपनी। दूसरा स्टेप होता है क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। सबसे पहले आपने पता लगाना है कि भाई परचेज कंसिडरेशन क्या है, क्या वो अमाउंट है जिस पर डील फाइनलाइज हुई है, क्या वो अमाउंट है जिसको देकर बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को खा ली। जब आपका परचेज कंसिडरेशन निकलाएगा तो आप सेलिंग कंपनी की बुक्स को परमानेंटली क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करोगे, एंट्रीज पास कर दोगे और सारी बुक्स क्लोज हो जाएंगी। बाइंग कंपनी से परचेज कंसिडरेशन ले लोगे और शेयर होल्डर्स में बांट दो। और जो तीसरा स्टेप होता है, जो बाइंग कंपनी है वो अपनी बुक्स के अंदर सेलिंग कंपनी को टेक ओवर करने की एंट्रीज पास करती है, सेलिंग कंपनी का बिजनेस खरीदने की एंट्रीज पास करती है। उनको आप क्या कह सकते हो, एक्विजिशन एंट्रीज। उसके बाद फिर वो अपनी बैलेंस शीट बनाकर नई वाली दिखा देती है। तो बाइंग कंपनी में एक्विजिशन एंट्रीज होंगी और बैलेंस शीट बनेगी, और सेलिंग कंपनी में बुक्स परमानेंटली क्लोज हो जाएंगी। और सबसे पहला पार्ट क्या है, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के बेसिकली तीन मेथड हो जाते हैं, एक नेट एसेट मेथड, दो नेट पेमेंट मेथड, तीसरा रेशियो ऑफ एक्सचेंज मेथड। बड़ा सिंपल है, मैं तीनों मेथड के आपको एक समरी से दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। पहला मेथड है नेट एसेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ
ऑल एसेट्स ले लेते हैं और उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। ये जो अमाउंट आता है ये पीसी हो गया। पीसी हो गया परचेज कंसिडरेशन। जो जो एसेट्स टेक ओवर किए वो माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज। नॉर्मली सारे एसेट्स ले लेते और सारी लायबिलिटीज टेक ओवर कर। दूसरा मेथड कहलाता है नेट पेमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, क्या पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऐड कर लेते हैं। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उनको जो जो दे रहे हैं वो ऐड कर। जैसे मान लो उनको इसको इक्विटी शेयर्स दिए वो ले लो, इसको भी इक्विटी शेयर दिए वो ले लो, जोड़ लो, आपका पीसीआर। यानी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया है वो पीसी है। कॉमन सेंस है। आप किसी की दुकान से टीवी खरीदते हैं तो टीवी की मार्केट वैल्यू निकाल लो, वो पीसी हो गया, 50,000 का टीवी हो गया। या आपने जो दुकानदार को पेमेंट करी है उसको जोड़ लो तो वो भी तो 50,000 ही होगा। तो या तो जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको जोड़ लो, या जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी ले रहे हो उसको जोड़ लो। तो दोनों से आंसर क्या आता है, सेम। तीसरा होता है रेशियो ऑफ एक्सचेंज। इसको यूं समझो, आप छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो जो बायर है उसका जो वैल्यू पर शेयर है वो 20 रुपए और जो सेलर है उसका जो वैल्यू पर शेयर है वो 5 रुपए। तो बायर के एक शेयर की वैल्यू 20 है, सेलर के एक शेयर की वैल्यू 5 है। तो इसमें रेशियो एक्सचेंज निकाल लेते हैं क्रॉस करके। कैसे क्रॉस, मतलब यहां 5 आ जाएगा, या 20 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा। अब इसका यह मतलब हुआ कि ये पहले वाली वैल्यू मैंने किसकी लिखी थी, बायर की। दूसरी वाली वैल्यू किसकी लिखी थी, सेलर। अब बायर सेलर का रेशियो 1:4 आ गया। इसका मतलब हो गया सेलर के शेयर होल्डर्स को 4 शेयर्स के बदले बायर का 1 शेयर मिलेगा। सेलर्स के शेयर होल्डर्स को 4 शेयर के बदले बायर का 1 शेयर मिलेगा। तो बायर का 1 शेयर कितने का है, 5 रुपए का। ना ना ना, बायर का 1 शेयर कितने का, 20 रुपए का। क्या कर रहे हो, सेलर का 1 शेयर कितने का, 5 रुपए का। तो सेलर के 4 शेयर कितने के हुए, 20 के हो गए ना। तभी तो उसको बायर का 1 शेयर मिला 20 रुपए वाला। नहीं बात समझ में आई भाई, मैं बायर हूं तुम सेलर हो, तुम्हारा शेयर 5 रुपए का है, मेरा शेयर 20 रुपए का। तुम अपने 4 शेयर के बदले मेरा 1 शेयर ही तो लोगे, तभी तो हिसाब बराबर होगा। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्रॉस करके निकाल देगा। तो शेयर की वैल्यू तो 20 और 5 है, रिपीट। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, 5:20, 1:4। यानी सेलर को 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिले। अभी इसकी हम चर्चा डिटेल में करेंगे, ये तो मैंने आपको एक समरी सी दिखा दी। तो ओवरऑल पीसी निकालने के कितने तरीके, 3। पहला नेट एसेट, दूसरा नेट पेमेंट, तीसरा रेशियो ऑफ एक्सचेंज। तो पहले आप यहां तक लिख लें। चलिए बेटा, सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड जैसे कि मैंने आपको समझाया क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अगर कुछ ना बोला हो तो बाइंग कंपनी को सेलिंग कंपनी के सारे लायबिलिटीज टेक ओवर करने चाहिए। इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक है छोटा सा। पहले क्या होता था कि सेलिंग कंपनी के ना क्रेडिटर्स को नुकसान हो जाता था। सेलिंग कंपनी सारे क्रेडिटर्स को पे नहीं करती थी और अपना बिजनेस बाइंग कंपनी को बेच देती थी। क्रेडिटर्स फंस जाते थे। सेलिंग कंपनी खत्म हो गई, है ही नहीं। बाइंग कंपनी कहती हम तुम्हें जानते नहीं, उनके पैसे गए। अब नियम ये हो गया कि भाई सेलिंग कंपनी अपनी जो जो लायबिलिटीज पे कर देगी वेल एंड गुड। जो भी लायबिलिटी अनपेड होगी वो बाइंग कंपनी को टेक ओवर करनी ही पड़ेगी, ताकि कल को अगर किसी को पेमेंट नहीं मिला तो वो बाइंग कंपनी के पास पहुंच जाएगा, कहेगा भी मेरे पैसे दो, और बाइंग कंपनी को देने पड़ेगा। तो इसलिए लायबिलिटीज तो कुछ ना बोला हो तो सारी ही टेक ओवर किया करो। एसेट अगर बोला हो कुछ नहीं लिए तो उसको छोड़ दो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालते वक्त एसेट्स वो लेना जो टेक ओवर हुए, लायबिलिटीज सारी।
अगर किसी चीज की मार्केट वैल्यू नहीं दी होती तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट 3 रूप में हो सकता है, इक्विटी शेयर, कैश और डिबेंचर्स। और भी कोई रूप हो तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो आइए क्वेश्चन का पीसी कैलकुलेट करते हैं, उससे आपको अच्छा लगेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो आप यहां देखिए, 2 कंपनीज है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और